नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी से राम राम हो जाएगी, लेकिन इस समय जिससे राम राम होनी है दर्शकों, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, हालांकि वहां पर इंटरिम सरकार भी आ गई है, वाह भाई वाह, और सलाहकार इतने सारे नियुक्त हुए हैं, बोलिए एक बार फिर वाह भाई वाह। और जो सो कॉल्ड छात्र आंदोलन वाले दो लड़के, वो भी मंत्री बन गए हैं, एक बार फिर बोल दीजिए वाह भाई वाह। मंत्रालय कौन कौन से मिले हैं? एक लड़के को मिला है सूचना और प्रसारण, और दूसरे को मिला है खेलकूद। बहरहाल खेलकूद तो दिखाई दे रहा है किस तरीके से जमाते इस्लामी के साथ तालिबान का एक नया संस्करण आपके बांग्लादेश में आ चुका है। दर्शक आप सोच रहे होंगे कि मैं बांग्लादेश पे चला गया, थंबनेल बोल रहा है राहुल भैया। राहुल भैया यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, हर जगह मौजूद मिलेंगे, जहां भी खोज दीजिए। जी हाँ, अब आते हैं बेहद गंभीर बात पर। बांग्लादेश में मौजूद, जी हाँ, कहीं भागे हुए नहीं, बांग्लादेश में मौजूद ब्लिट्ज के संपादक सलाउद्दीन चौधरी साहब ने एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करते हुए भारतीय टीवी चैनलों के पैनल डिस्कशन में भी बोला है, वो और जगह भी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ और ये जितना भी हिंदू कत्लेआम जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा विश्व उसको देख रहा है, इसके ठीक 3 हफ्ते पहले भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो लंदन में एक गुप्त मीटिंग करते हैं। अब ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, वाकई 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी लंदन गए थे। वहां पर उनकी मीटिंग किसके साथ होती है? उनकी मीटिंग होती है साहब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के चीफ तारिक रहमानी से। ये वही तारिक रहमानी है जो इस पूरे जो तालिबानीकरण हुआ है बांग्लादेश का, इसका सूत्रधार है। तालिबानी करने वाले रहमानी के साथ 3 हफ्ते पहले लंदन में राहुल गांधी की एक गुप्त मीटिंग होती है और ब्लिट्ज के संपादक चौधरी साहब इस बात का दावा करते हैं कि उसी मीटिंग में पूरा ब्लूप्रिंट राहुल गांधी को दिखाया गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट, और उसके बाद से जो वहां के अल्पसंख्यक जो कि 1.25 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, उन पर गाज गिरनी ही थी। यानी यह पूरा प्लान राहुल गांधी के सामने मौजूद, और राहुल गांधी को यह सब कुछ होने के 3 हफ्ते पहले से पता। ये वही राहुल गांधी है जो भारत में रहते हुए क्या कहते हैं, पूरे देश में केरोसिन फैला है। ये वो वही सलमान खुर्शीद है, वही सज्जन कुमार है राहुल गांधी की पार्टी का, जो कि कहता है सारी स्थितियां बन चुकी हैं। क्या ये माना जाए कि चौधरी साहब जो कुछ भी खुलासा कर रहे हैं व्यालोक जी, वो राहुल गांधी के प्लान इंडिया से ठीक पहले होता है ना कि आप एक ऐसी साड़ी या ऐसा कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप मिलते जुलते कपड़ों पर ध्यान देते हैं और रेट वेट मोल भाव पूछते रहते हैं। ऑनलाइन भी आजकल जमाना आ गया, देखते रहते हैं। राहुल गांधी के सामने ये प्लान रहमानी के साथ मीटिंग की क्या सबब है, और वो भी तब जब राहुल गांधी एक टीम लगातार इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि भारत में भी वही सब कुछ हो सकता है। मुझे तो आज आपने निराश किया है अवनीश भाई, मैं बहुत निराश हूं आप। मुझे भला या आपको किसी चौधरी या पौधरी की क्या जरूरत है कि हमारे घर में हमने इतना बड़ा विषधर पाल रखा है और जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जहां भी भारत विरोधी और खासतौर से सनातन विरोधी कोई भी कुकृत्य होगा तो वहां यह विषधर राहुल गांधी जरूर मौजूद रहेगा। इसलिए ठीक है कि उसके इस षड्यंत्र को सामने ला दिया, उसके इस षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया चौधरी साहब ने, या चौधरी साहब ने बोल दिया। यहाँ भारत में तो किसी की हिम्मत हो नहीं रही है बोलने की, लेकिन आपको याद होगा कि ये और इसकी मां एंटोनिया माइनो, एक फोटो है, बहुचर्चित फोटो, जो चीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ लोग खड़े हैं, इसकी मां इसकी पीठ पर खड़ी है और ये
ऐसे साइन कर रहा है जैसे ये भारत का प्रधानमंत्री है। अब उस डील में क्या था, नहीं था, उसको याद कीजिए। फिर लद्दाख में अचानक सोनम वांगचुक का अनशन याद कीजिए। फिर याद कीजिए कि किस तरह लद्दाख में अचानक से राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई थी और लद्दाख पूरे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगा था और सोनम वांगचुक के लेटी हुई खबरों पर हा हुसैन होने लगा था। तो ये व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति हर एक उस कुकृत्य में शामिल है जो भारत विरोधी है। भारत को टुकड़ों टुकड़ों में करने की इसकी पूरी मंशा है। यह वेटिकन के इशारों पर चल रहा है। यह ईसाई राहुल गांधी, छद्म नाम वाला, अभी इसके दादा की पुण्यतिथि या जन्मतिथि आने वाली है, सितंबर में होती है, पहले सप्ताह में। आप देख लीजिएगा, कहीं एक जाना तो छोड़िए, उनकी कब्र उपेक्षित सी पड़ी हुई है, फिरोज खान या घैंडी जो भी कहिए उनको, क्योंकि उनके भी सरनेम में बड़ा बवाल है। लेकिन वो उपेक्षित सी कब्र आज भी बाट जो हो रही है। भाई मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो हमारे यहाँ तो पितरों को पानी पिलाते हैं, पितृपक्ष में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो हम लोग तो अपने पूर्वजों को इस तरह अकेला और इस तरह बियाबान में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये नए किस्म का हिंदू है, एक्सीडेंटल हिंदू इसका परिणाम था, और यह नए किस्म का हिंदू है, यह नियो हिंदू है, जो कोई कर्तव्य नहीं करता है हिंदुओं वाला, जो हिंदुओं की जड़ खोदने में लगा हुआ है। तो आप देखिएगा कि ये नहीं जाएगा। अब जहां तक इसके बांग्लादेश या ये आपने कहा कि वो दुकानों वाला है, इसको टेक्निकली कहते हैं रेकी करना है, कि आप एक जगह अगर, और ये बात मैं इसको YouTube पकड़ न ले या इस पर नीचे न कर दे, क्योंकि बम धमाकों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे कोई भी आतंकी अगर बम धमाका करता है तो वो पहले उस पूरे इलाके को जांचता है, परखता है। ये उन लोगों का रूटीन काम है। उसी तरह राहुल गया था, उसने डील की, उसने ये देखा, और उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से, तो जनता ने उसको अंगूठा दिखा दिया है। भाई तीसरी बार, मतलब लॉन्च तो वो कितनी बार हुआ, मतलब मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि मैं 20 साल से देख रहा हूं कि वो लॉन्च ही हो रहा है। 20 साल क्या, 25 साल हो गए होंगे शायद। 1991 से उसको लॉन्च किया जा रहा है, जब उसके बाप की हत्या हुई थी। और तब से 91 से आज कितने साल हो गए? मुझे लगता है कि 91, 3, 94, 10, 23 साल हो गए। 20 साल मैंने कहा था। तब से उसको लॉन्च किया गया। फिर बीच में उसकी माँ लॉन्च हुई, माँ बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुई। उन्होंने एक रोबोट प्रधानमंत्री बना के 10 साल तक वेटिकन के इशारे पर सत्ता चलाई, और तभी ये सारा कुकर्म दुष्कृत्य जितना भी हुआ वो सारा कुछ हुआ। उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विषधर राहुल गांधी और उसका गिरोह जो है वो गेहुअन है, करैत है। इसको मैं बार बार कहता हूं, और इसके लिए मुझे किसी की सनद की जरूरत नहीं है। इसके अपने कारनामे भरपूर हैं, इसके अपने कुकृत्य भरपूर हैं, इसलिए उसमें मुझे किसी चौधरी के सनद की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक होता है कि जब आपने ही कहा कि भारत में कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, भारत में कोई ऐसी चेष्टा नहीं कर रहा है कि इस बात को कहे, ऐसे में अगर बांग्लादेश में बैठे हुए, और जबकि बांग्लादेश इस समय किस स्थितियों से गुजर रहा है, वहां पर बैठे हुए अगर चौधरी साहब भारतीय मीडिया के सामने आकर, उनके पैनल पे आकर अगर इस तरह का दावा करते हैं, तो ये कोई हल्का दावा नहीं है, और क्रोनोलॉजी भी पूरी मिलती है, स्वभाव भी पूरा मिलता है। इस बात में भी अब कोई शक नहीं है। आपकी जहां तक मुझसे शिकायत, बिल्कुल वाजिब है साहब, बिल्कुल वाजिब है, और आपका हक बनता है। अब यहाँ पर व्यालोक जी मैं एक बात कहता हूँ, अगर उसने रेकी किया है राहुल गांधी ने, और जिस तरीके से रहमानी के साथ उसके, और रहमानी पूरी तरीके से इस प्लान में है, तो ये तो साफ है कि उसने बोला कि भाई मुझे भी अपने घर के में पेंट लगवाना है, तुम दिखा दो जरा तुम कैसे पेंट अपने यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। तो ये कारगुजारी, ये सीखने का प्रयास किया है और सीखा है, और खुद ये इतना जहरीला है कि इसको बहुत ज्यादा सीखने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होती है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से जमाते इस्लामी, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जितने थे, वो उनको छात्रों की पैकेजिंग में करके बाहर निकाला गया। यानी कि ये औजार जो इस्तेमाल किए गए बांग्लादेश में उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, राहुल गांधी के औजार भारत में कौन है?
राहुल विषधर के औजार ठीक वही लोग हैं। दिक्कत ये है कि इन्होंने 5 साल में वो सारी कोशिशें कर ली हैं। अब इस देश के सनातन चरित्र और इस देश की मजबूत सरकार, मुझे फिर कहना पड़ेगा, और इस पर हो सकता है कि लोग मुझे कह लें कि मजबूत सरकार है तो फलाना क्यों नहीं किया, ढिमाका। आजकल तो लिस्ट आ जाती है ना, और दक्षिणी टोले के जो लकड़बग्गे हैं वो तुरंत आ जाते हैं। मौलाना मोदी है, फलाना है, वक्फ बोर्ड को जेपीसी में काहे भेज दिया, फलनवा का कर दिया, इतना बड़का है तो ही कर दे, हाउ कर दे। बहरहाल उन सब पर नहीं जाना है। देखिए, आप पूरे बांग्लादेश का सिस्टम समझिए। अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। जिहादी है, कहने की बात नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता है साहब। वही जैसे मैग्सेसे, नोबेल। अब आप चुनते जाइए कि भारत में विषधर राहुल के अस्त्र शस्त्र कौन कौन से हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, उसके पास मोहम्मद यूनुस है, हमारे पास अरुंधति रॉय है। एक आध नोबेल प्राइज वाले भी ले आएंगे, हो सकता है कुछ दिनों में। हालांकि अभी जिसको मिला है कैलाश सत्यार्थी, वो इसके खेमे में नहीं है, तो ये थोड़ी दुखद बात है, लेकिन हो सकता है कि चले जाए। बहरहाल, छात्रों के नाम पर इसने पूरा बवेला मचा लिया है, किसानों के नाम पर ये कर चुका है, और उसको दोहरा भी सकता है। वक्फ बोर्ड के मामले को सरकार ने बहुत संजीदगी और संभालते हुए जेपीसी को दे दिया है, इसलिए ये लोग उस पर कुछ कर नहीं पाए हैं, वरना अभी ही इनके प्रयोग शुरू हो जाते। तो इसके अस्त्र शस्त्र बहुत चुने हुए हैं, एक ही तरह के हैं। अब मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट अगर आपने सुना हो तो मैं दर्शकों को, श्रोताओं के लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि प्रधानमंत्री बनते ही उस आदमी ने क्या कहा कि हम भारत से हर्ट, आहत। क्यों? क्योंकि भारत ने प्रदर्शन जब हो रहे थे तब उनको आंतरिक मामला बताया। अगर अभी भारत हिंदू जेनोसाइड को लेकर और चढ़ बैठे तो फिर मुल्ला यूनुस क्या करेंगे? तब तो चले जाएंगे बाप बाप चिल्लाते हुए यूएन में, कहेंगे कि ये हमारा आंतरिक मामला है। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ऐसे नहीं चलेगा। उसी तरह खालिदा जिया ने क्या किया? खालिदा जिया ने तो ये कह दिया है कि भाई हमारे संबंध अब नॉर्मल नहीं होंगे, उसमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि भारत हमारे शत्रु शेख हसीना को पनाह दिए हुए है और भारत को चाहिए कि वो शेख हसीना को हमारे हवाले करे। यहां पर हमने, वो चाहे बैसाखी चोर मौलाना खुर्शीद का बयान हो या सो कॉल्ड एलीट मणिशंकर अय्यर का बयान हो, या फिर कुछ नए नवेले उगे हुए इंग्लिश मीडियम के जो इनके लोग हैं उन लोगों के ट्वीट देखिए या पोस्ट देखिए, तो सब ने यही कामना की है कि बांग्लादेश भारत में हो। और बांग्लादेश भारत में हो क्यों नहीं रहा है? ये लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के खेमे का एक शायर बोल गया है कि लगेगी आग तो कई लोग आएंगे जद में। ठीक, वही शायर जिसके बाप का घर हिंदुस्तान होता था, हालांकि उसको कोई बताने वाला नहीं था कि उसके बाप दादा ने ही चुनाव किया था। और ये जो मुसलमानों की एक लगातार अदा है ना, वो लगातार बताते हैं हमने चुनाव किया, हमने चुनाव किया। ना भाई, तुमने कोई चुनाव नहीं किया और तुम अभी भी नहीं करोगे, क्योंकि तुमको भारतवर्ष से मतलब ही नहीं है, तुमको देश से मतलब ही नहीं है। गहलोत जी, उसकी एक वजह है और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक इस आंकड़े को सुनने के बाद थोड़ा चौंकेंगे और स्थिति की गंभीरता भी समझेंगे। आपने कहा ना कि ये बार बार कहते हैं कि हमने एहसान कर दिया कि हम भारत में रुक गए, हमने एहसान कर दिया कि भारत में रुक गए। हेलो, पूरे पाकिस्तान का रकबा कितना है? लगभग 9,10,000 या 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ये रकबा है पाकिस्तान का। और भारत में वक्फ की जमीनें कितनी हैं? 9,08,000 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर आज वक्फ की, जो कि भारत का सबसे बड़ा लैंड जिहादी है, उसके पास जमीन है। तो मेरी जान, पाकिस्तान तो तुमने ले ही लिया एक अलग, और तुमने भारत में जो ये एहसान जताते हो कि हम यहां रहते हैं, तुमने तो यहां भी एक पाकिस्तान ले लिया है। थोड़ा सा ही बाकी है। वो तो भला हो कि ये सरकार एक अमेंडमेंट लेके आ रही है
एक सुधार लेके आ रही हो, तुम्हारे दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड का दिमाग अब सही होने जा रहा है। तो भैया मेरे ले चुके हो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस वक्फ अमेंडमेंट वाला जो आया है, इस बिल के जो पहले 4 पॉइंट है उसमें चौथा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। अब हजूर को रात में सोए हुए सपना अगर आया कि व्यालोक और अवनीश का घर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमने बढ़ के अब्बा जो है वो दान कर दिए थे अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की सेवा के लिए, और सुबह उठ के हम दोनों के घरों के सामने यह वक्फ की संपत्ति है, इस तरह का बोर्ड लगाने से पहले 1000 बार तुम्हारे दिमाग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि चौथा जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि अनायास बिना किसी कारण, और कारण का क्या मतलब होता है, जब आप किसी सिविल प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोकते हो तो आपको पेपर ले जाके रखना होता है। यानी कि उल्टी स्थिति हो गई। पहले क्या होता था कि वक्फ किसी को भी घोषित कर देता था अपनी संपत्ति, और जो उस संपत्ति का मालिक है वो जाके कहता था उन्हीं के ट्रिब्यूनल में कि नहीं सरकार ये मेरी है, यानी साबित उसको करना होता था। अब वक्फ को घोषित करने से पहले साबित करना होगा। अब ये देखने वाली बात है, मैं उतना डिटेल में उसको नहीं देख पाया हूं। यहां बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अब तक जो पाकिस्तान के बराबर की जमीन हिंदुस्तान में मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड नाम की लैंड जिहादी के जरिए कब्जा कर रखी है, उसका पुनरावलोकन होगा क्या, उसके सारी चीजें एक बार फिर से खंगाली जाएंगी क्या, ये देखना होगा। ये जब बिल पास होकर आ जाएगा तो आ जाएगा। अब एक चीज आपने ये तो बता दिया कि इनके औजार कौन है, इनके औजार सैम पित्रोदा बैठा हुआ है, इनका औजार खुला घूम रहा है भाई, मौलाना सलमान खुर्शीद यहाँ खुला घूम रहा है। ये जो पिछवाड़े, पहले मैं लाल रंग का गुलाल कहता था, अब मैं कह रहा हूं हरा गुलाल, जो अपने पिछवाड़े पोत के ये तमाम यूट्यूबिये नाच रहे हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम, ये सब औजार आपने बता दिया। लेकिन छात्रों के नाम पर एक भीड़ उतारी गई थी बांग्लादेश में। भारत में राहुल की भीड़ कौन होगा? छात्रों के नाम पर एक भीड़ यहां भी 4 साल पहले उतारी गई थी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 4 साल 5 साल पहले, आपको याद होगा, दूसरे टर्म की शुरुआत ही हुई थी। और आप देखेंगे कि अचानक से इस भारत भूमि पुण्य भूमि के छात्र क्रांतिकारी हो गए थे। जेएनयू से शुरू हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, और पता नहीं कहां कहां तक आग फैल गई थी। तो भीड़ होगी। हिलती कारों में जो कुछ हुआ, बिरयानियां बटी, लंगर लगे, सौहार्द के गीत गाए गए, और जहां से वो चिकन नेक को काटने की वकालत करने वाला जिहादी शर्जील बोला, जहां पर स्ट्रेटेजी चेंज करने वाली आपकी परम मित्र आरफा खानम जी बोली कि हमें लक्ष्य नहीं भूलना है, हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। वो जब बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगती हैं, वो मिचरा मिचरा के जो बोलती हैं। तो ये सारी भीड़ होगी, खालिस्तानियों की भीड़ होगी, जो खालिस्तान के नाम पर किसानों के वेश में लाल किले तक चढ़ाए थे। लेकिन इस बार अंतर ये होगा कि एक तो ये थके हुए हैं, और पहली बार का प्रयोग चूंकि असफल हो चुका है, तो वो जोश, वो गर्माहट नहीं रहेगी। इस बार भी इन्होंने किसानों के नाम पर कुछ करने की कोशिश की, हुआ नहीं। और दूसरी तरफ सरकार भी इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उसने प्रेशर कुकर में सीटी निकाल दी है। तो अब बस कुकर का ढक्कन खोलेगी सरकार और भात परोस देगी। भात परोसने का मतलब कि पिछवाड़ों पर डंडे लगाए जाएंगे, जो भी इंतजाम होगा वो किया जाएगा। और जहां तक इन लोगों के डिजाइन के, नेफेरियस डिजाइन के सक्सेसफुल होने की बात है, तो ये समझते नहीं है कि भारत का मूल चरित्र ही नहीं है। 1200 वर्षों में इन जिहादियों के दादा, भाई औरंगजेब से क्रूर नहीं होना तुम। औरंगजेब नहीं कर पाया यार, टीपू सुल्तान नहीं कर पाया, जिसकी तलवार पर ही लिखा था कि यह काफिरों का खून पीने के लिए ये हुई है। तुमने इन लोगों को बड़े बड़े संत महात्मा बना दिया है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि भारत का मूल चरित्र सनातन है और वो सुदृढ़ है। और एक चीज और व्यालोक जी, इसी से चाहे तो हम भी आप बैठ के विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। कितना संहार हो रहा है हिंदुओं का, एक बार तो हम बता सकते हैं कि 1011 मर गए। एक बात है, हम कहीं से अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, भीषण कत्लेआम हो रहा है। लेकिन उसी बांग्लादेश में ये सनातनी संस्कार ही हैं
कि हिंदू ढाका की सड़कों और चिटगांव की सड़कों पर उतर आया है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की ही आबादी है, लेकिन ये सनातनी संस्कार हैं कि जो लड़ना भी जानते हैं जब वक्त आएगा। और आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये हमें भगाने वाले कौन होते हैं, ये हमारी पुण्य भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल साहब, ये कह रहे हैं। अरे मैं शब्दतः कह देता हूं, कोट अनकोट, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये कहा जा रहा है उन प्रदर्शनों में। और हकीकत यही है कि है तो तुम्हारा भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं है भाई, तुम्हारा तो बिल्कुल ही नहीं है। और यहां एक चीज और जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है कि राहुल गांधी, तुम चाहे किसी अहमानी रहमानी से मिलके, किसी डीप स्टेट सोरस या तमाम ये जो कबाल है इससे मिलके, भारत के अंदर 2.5 मोर्चे वाली जो संख्या है उसके साथ मिलके भारत में कुछ भी प्लान कर लो, लेकिन मेरी जान ये मत भूलना कि इस देश की सेना राष्ट्रवादी सेना है। इस देश के सेना का चरित्र राष्ट्र का चरित्र है। इस देश की सेना इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है और 2.5 पैरे की एक शपथ लेते ही वो उस व्यक्ति जो कि संवैधानिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री, भारत का लोकतांत्रिक मुखिया होता है, उसकी नीति पर चलती है। यहां तो मुझे लग रहा है कि इनका प्लान जो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप देखिए जहां भी इस तरह का अनरेस्ट पैदा किया गया है, बांग्लादेश हालिया एग्जाम्पल है साहब, कि सेना, अगर सेना नहीं चाहती, और यहां पर कल शेख हसीना के लड़के ने एक दावा किया है, एक बात उसने बताई है, मैं वो उसकी बाइट देख रहा था, उसने कहा कि शेख हसीना रिजाइन कर देना चाह रही थी, वो तैयार हो गई थी कि रिजाइन कर देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ना चाह रही थी। सेना ने उनको कहा कि अगर तुमने 45 मिनट के अंदर देश नहीं छोड़ा तो इसके बाद अगर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस तरह की स्थिति। तो राहुल गांधी और उसका पूरा गिरोह इस बात की भूल कर रहा है कि भारत में वो सब कुछ प्लान कर लेगा, लेकिन कहते हैं ना, तुम पौधा कहीं से ले आओगे, लगाने के तरीके भी सीख लोगे, स्ट्रेटजी बदलने वाले फुहारे भी छोटे छोटे खूबसूरत वाले दिखने वाले नमक चढ़े हुए वो भी लगा लोगे, लेकिन ये जमीन अगर तुम्हें अपनाएगी नहीं तो तुम्हारा हर ऐसा प्लान गर्भपात का शिकार होगा, इसको जान लो। और बहुत ज्यादा जब गर्भपात हो जाता है तो बांझपन आ जाता है। और उसी तरफ आपने कहा कि इतना सब कर चुके हैं, हालांकि ये देश, आप देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन खाली छेड़ देता हूं, छात्र आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, बिहार में आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, सक्सेसफुल भी हुआ था साहब, लेकिन तब एंगल कुछ और थे, प्राथमिकताएं कुछ और थी। इंदिरा को नीचे गिराना ये नहीं था, लोकतंत्र की हत्या करना नहीं था, बल्कि बिगड़ैल इंदिरा को सुधारना था। और इसलिए ये बात सही हो जाती है बिगड़ैल इंदिरा, क्योंकि इंदिरा और कांग्रेस ही एकमात्र भारत की वो सरकार है जिसने आपातकाल लगाया था। और हेलो मेरी जान, संविधान में आपातकाल है यही कहते हो ना, तो वही संविधान इस समय भी है, करके देख लो। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी की इस खतरनाक साजिश, जो कि साफ तौर पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, मैं ये नहीं कह रहा, हम और व्यालोक जी ये नहीं कह रहे हैं कि उसने बांग्लादेश में करा दिया, उसकी इतनी बिसात नहीं है, लेकिन हाँ, एक चोट्टा जब चोरी करने की कोशिश करता है तो मोहल्लों में घूमकर रैकी करता है। ये एक पॉकेटमार भी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के किस हिस्से से पॉकेट उड़ानी है तो उसकी भी रैकी करता है। उसकी टीम के भी कुछ लोग होते हैं, सट से निकालता है एक पर्स, दूसरे को थमा देता है, तीसरा लेके चला जाता है। तो ये जो मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद और उसके बाद ये बाकी इकोसिस्टम ये उसी तरह के हैं, ये उठाई गिरे हैं भारत के संदर्भ में, इन्हें चेत जाना चाहिए। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये वार्ता समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।